Hajime mashite, konnichiwa, watashi wa saruma to moshimasu. 22 歳です。私の趣味は音楽を聴くことと外国語を学ぶことです。नमस्ते, मेरा नाम सलोनी शर्मा है। मैं 22 साल की हूँ। I was born and raised in Delhi. Presently, I am doing a corporate job, 9 to 6 job in Globsyn as a senior executive Japanese language data annotator. मैंने अपनी स्कूलिंग 16 साल में कंप्लीट कर ली थी। मुझे पता है इट्स टू अर्ली, मुझे भी यही सुनने को मिलता है। When I was 3 to 4 years old, my family was facing few of the financial crisis, जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से शुरू करनी पड़ी। हमारे टाइम में LKG, UKG जैसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, इसलिए मुझे 4 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मैंने वहीं से पढ़ाई करी। जब मैं अपने आसपास के बच्चों को प्रोएक्टिवली इंग्लिश बोलते हुए देखती थी तो मैंने भी ज़िद कर लिया था मुझे भी प्राइवेट स्कूल में जाना है। सिक्स स्टैंडर्ड में मेरे घर वालों ने वेस्ट दिल्ली के एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया और वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन स्किल्स होल्ड करते थे और हमें तो इंग्लिश के नाम पे सिर्फ ABCD ही पढ़ाया गया था। मजाक बनने लगा, इंडिविजुअली टारगेट करते थे, बट मैंने उससे एक चीज़ सीखी, बहुत अच्छी थी, जो मैंने अपना स्टैंड लेना सीखा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट और एक क्वाइट चाइल्ड थी और मैंने वहाँ पर बोलना सीखा और मैंने अपनी ये सीखा कि मुझे अपनी बैटल्स, हाउ टू फाइट योर ओन बैटल, मैंने वो सीखा वहाँ पर। मैंने अपने वहाँ पर स्टैंड लिया, उनसे एक फ्रस्ट्रेशन हो गई थी सुन सुन के, बोलना शुरू करा, अपने आप मेहनत करके इंग्लिश सीखी और चीज़ें नॉर्मलाइज होती रहीं। 12th स्टैंडर्ड मैंने कॉमर्स से पास आउट किया है और उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता था, एक कुएं के मेंढक थे, स्कूल तक ही थे, तो इतना पता था अगर 12th में कोई कॉमर्स लेता है उसके बाद CS करता है, ह्यूमैनिटीज़ लेता है IAS या IPS बनता है और साइंस वाले इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं। पता था नहीं चीज़ों के बारे में, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स दे रही थी, जिसने जैसा बताया वैसा कर दिया। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया था, सेम चीज़ मैंने अपने मैथ्स टीचर के साथ डिस्कस करी दैट आई एम एनरोलिंग फॉर फ्यू ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो उन्होंने मुझे JNU के बारे में बताया, नहीं पता था JNU क्या होता है। उन्होंने बहुत सी बातें बताई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ की, तो मैंने उसके लिए भी एनरोल कर दिया। उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं गया। मुझे बस एक चीज़ पता थी, उन्होंने जो बताई कि फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद जो सैलरी रहती है 60 से 70 हज़ार रहती है और बस मेरे दिमाग में वो बैठ गया और मुझे फिर फॉरेन लैंग्वेज ही करनी थी। हम उस जनरेशन के हैं जहाँ पर हमें कुछ चाहिए होता था, पेरेंट्स से ज़िद करने पे मिल नहीं जाता था, शर्तें रखी जाती थी, अगर इतने मार्क्स लाओगे तो ये मिलेगा। मेरे पास फ़ोन नहीं था 12th स्टैंडर्ड तक, मुझे मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिलाया था, मेरे क्लासमेट्स के पास था, मेरे आसपास के और भी बहुत से लोगों के पास फ़ोन था। इनफैक्ट मेरी मदर को भी फ़ोन नहीं दिलाया था इस वजह से कि मैं उनका फ़ोन चलाऊँगी। तो उन्होंने बोला 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आओ तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का फ़ोन मिलेगा, जो बोलोगे वही। मेरे को लालच था, मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे एक फ़ोन मिल गया। JNU का एग्ज़ाम दिया, बहुत मेहनत करी थी। JNU का एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो कट ऑफ में बोलो तो मेरे मार्क्स कम थे या हम अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के, मेरा नाम नहीं था। मेरे को बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा सब ख़त्म हो गया है, अब क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या करना है, सिर्फ JNU पता था, ऐसा लगता था इसके अलावा कुछ है नहीं। तो थोड़े दिन बुरा लगा, बट बैठ तो नहीं सकते थे। थोड़े दिनों बाद सोचा अब क्या करेंगे, मैंने DU में अप्लाई करा, मेरा एडमिशन हो गया। मेन मोटिव था फॉरेन लैंग्वेज करना, अब उसके लिए ढूंढना था कहाँ से पढ़ाई करें फॉरेन लैंग्वेज की। मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू करा और मुझे पता लगा जापान एम्बेसी फॉर अ टाइमिंग जापानीज़ कोर्सेज ऑफ़र कर रही है। मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। मेरे को था कि मेरे को सपोर्ट अपना खुद बनना है, फिनेंशियली खुद सपोर्ट करना है, खुद कमाना है। ऑल द फैमिली बहुत अच्छा बैकग्राउंड होल्ड करती है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने सोचा कि कैसे कमाया जाए, मेरे को जॉब तो नहीं मिलेगी क्योंकि मैं 16 साल की थी और आता कुछ था नहीं, 12th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पर और पास आउट ही जस्ट किया था, कुछ पता भी नहीं था कैसे जॉब लेते हैं। मैंने सोचा ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करती हूँ, बट मुझे तो कोई जानता भी नहीं था कैसे ट्यूशन्स के लिए बच्चे आएंगे। मैंने एक दो लोगों को बोलना शुरू करा मेरे को ट्यूशन्स पढ़ानी है, तो आप कोई बच्चे हो तो मुझे बताना। थोड़े टाइम बाद मेरे एक अंकल ने मुझे बोला कि मेरे यहाँ पर एक लेबर क्लास हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और एक गवर्नमेंट स्कूल का जो
डर होता है बच्चों के अंदर और ये वो बोलना नहीं आता उनको, एक स्ट्रगल होता है, वो मैंने खुद फेस किया था। तो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू करा और उन्होंने 4 बच्चों को और बताया, ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास आने लगे। थोड़े टाइम बाद मेरी एक बड़ी सिस्टर है, 5 साल बड़ी है मुझसे, वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी, उनकी जॉब लगने वाली थी और उन्होंने बोला कि मेरा एक स्टूडेंट है, क्या तुम उन्हें पढ़ा लोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो उनके पेरेंट्स से मिलवाने लेके गई, वो होम ट्यूशन थी, मैंने डेमो क्लास दी, उनको पसंद आ गया। उन्होंने पूछा आप कितनी फ़ीस लेंगे? पता था नहीं मार्केट के बारे में, अभी तक फ्री में पढ़ा रहे थे, चीज़ों का कुछ पता नहीं था, मेरे को नहीं पता मैंने क्या सोच के बोला, मैंने बोल दिया मैं महीने के 1300 रुपये लूँगी। 1300 में वहाँ पढ़ाना शुरू करा और फिर उसके बाद जैसे ही पढ़ाती रही, लिंक्स बनते रहे। मेरे ब्लॉक के बाहर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, उनको पता चला मेरे बारे में, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ इंग्लिश पढ़ानी है 10 से 12 बच्चों को और हम आपको देंगे 2500 रुपये महीने के। मुझे बहुत खुशी हुई, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मैंने हाँ बोल दी। मैं वहाँ पढ़ाने लगी, दिन में अपना पढ़ती थी, शाम को 1.5 घंटा होम ट्यूशन देती थी, 1 घंटा मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। जो ऑलमोस्ट चाहिए था 12th के बाद सब कुछ मिल ही गया था। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही थी, वो थी रिजेक्शन। मेरा मोटिव जेएनयू जाना नहीं था, मेरा मोटिव था फॉरेन लैंग्वेज करना। बट मुझे रिजेक्शन मिला था, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने मेहनत करी फिर भी मुझे रिजेक्शन मिला। चाहे वो जनरल कैटेगरी होने की वजह से मिला या मार्क्स कम थे, मुझे नहीं पता था, बट मेरा कट ऑफ में नाम नहीं था। मैंने सोचा मेरे पास 1 साल है, मैं और मेहनत करूँगी और मेरे को अगली बारी क्लियर करना है। मैंने 1 साल मेहनत करी और मैंने एग्ज़ाम दिया और वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मेरे 2 साल कंप्लीट होने वाले थे 2017 में जापानीज़ पढ़ते हुए। 3rd ईयर था और उसके बाद मैं जॉब के लिए एलिजिबल होने वाली थी, मेरे को जॉब लगने वाली थी। तो मैं अपने बड़ों से जितने से भी मिली हूँ, मैंने देखा है कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है जॉब नहीं मिल जाती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसी साल से क्यों ना मैं शुरू करूँ इंटरव्यू देने, मुझे एक्सपीरियंस होगा। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, मुझे चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, फेस करना नहीं आता था चीज़ों को। मैं 2nd ईयर में थी जापानीज़ के और मैंने इंटरव्यू देना शुरू करा। मेरे को हर कंपनी से रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन से मुझे कुछ नहीं लगा बुरा, क्योंकि मैं वो डिज़र्व ही नहीं करती थी, मेरे को उतनी आती ही नहीं थी जापानीज़, तो मेरे को रिजेक्शन मिलेगा ही। मैंने सोचा कंपनी से बात नहीं बनेगी, मैं टीचिंग का देखती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैं जापानीज़ पढ़ाना शुरू करती हूँ। मेरे को हर इंस्टीट्यूट से तब भी रिजेक्शन मिलने लगी। एक इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में नया खुला था, इट्स काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मैं वहाँ हायर हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना लेंगे सैलरी में, तो मेरे को ज़्यादा नहीं था कि कितनी होती है सैलरी, तो मैंने बोला इट्स नेगोशिएबल। उन्होंने बोला कि हम 700 रुपये महीने के देंगे। तो मैं वहाँ पढ़ाने लगी, मुझे 1 घंटा जाने आने में लगता था, कोई नहीं, मैं वहाँ पढ़ाने लगी, मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पढ़ाया भी। मेरी ग्रेजुएशन हो गई, फिर मैंने मास्टर्स करनी थी। मैंने सोचा मास्टर्स क्यों ना जापान से करी जाए। मैंने जापान के लिए घर में बात करी और मेरे घर वाले मान गए। उन्होंने मेरे जापान वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू करा। नवंबर मंथ में मैंने अप्लाई करा था अप्रैल इनटेक के लिए। मैंने अप्लाई करा, सब कुछ सही रहा। जिस दिन मैं वीज़ा फ़ी पे करने गई थी अपने घर वालों के साथ, वहाँ मुझे वो एजेंट जो दिल्ली के बेस्ट एजेंट हैं, जिनका आज तक कोई रिजेक्शन नहीं हुआ टोक्यो के लिए, मुझे और जगह से ऑफ़र्स आ रहे थे, ओसाका, फुकुओका, बट मुझे टोक्यो ही जाना था। तो उन्होंने मेरा अप्लाई किया, मैं वीज़ा फ़ीस के लिए गई थी वहाँ पर, मेरी उनसे 5 मिनट हार्डली बात हुई होगी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि टिल यू आर इन इंडिया व्हाई डोंट यू टीच इन आवर इंस्टीट्यूट। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपके इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, जस्ट सीइंग मी एज़ अ फ्रेशर, आपने रिजेक्ट कर दिया था और राइट नाउ आई एम ऑलरेडी टीचिंग विद सच इंस्टीट्यूट। तो वो कुछ नहीं बोल पाए, मैंने उन्हें थैंक यू बोला फॉर द अपॉर्चुनिटी और फिर मैं वहाँ से आ गई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं पक्का जापान चली जाऊँगी अप्रैल में और मुझे अपनी मास्टर्स वहीं से कंटिन्यू करनी है। मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली, मैंने शॉपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, हर चीज़ मेरी रेडी थी। मार्च मंथ में मेरा वीज़ा आना था और जो रिजेक्ट हो गया वो आया ही नहीं बिकॉज़ ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। फिर वही मैं उस जगह आके खड़ी हो गई, अब क्या करूँगी, अब तो कुछ है ही नहीं करने को। थोड़े दिन परेशान रही, फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया इंडिया में ही। मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। एक जगह मैंने अप्लाई करा था एनएसडीसी के लिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्किल इंडिया के लिए। उनको जापानीज़ ट्रेनर चाहिए था यूनिवर्सिटी के लिए, दैट वाज़ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मेरी उसमें हायरिंग हो गई, मेरे पास मेल आई, मैं बहुत खुश भी हुई, मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे इंटरव्यूज़ हुए,
मेरा सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, सब कंप्लीट हो गया, मुझे घर पे बात करनी थी। मेरे पेरेंट्स थोड़े से पॉसेसिव हैं मेरे को लेके, मेरे भाई को लेके, हर पेरेंट होता है अपने बच्चों को लेके पॉसेसिव। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, मेरे फादर ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया। मेरी मदर थोड़ी-सी कन्विंस्ड थी। उस टाइम मेरे फादर की नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई थी और मैं उनसे बात करने हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने मना कर दिया। मैंने बहुत समझाया, नहीं माने, ज़िद करी, नहीं माने। मैंने ज़िद करके हाँ बोल दी कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। उन्होंने मेरी टिकट्स बुक करा दी, घर पे लड़के पैकिंग करके मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे खुशी तो थी कि हाँ ठीक है, और मेरे को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था। मुझे लगा नई जगह देखने को मिलेगी, अपॉर्च्युनिटी है इतनी बड़ी, हर किसी को नहीं मिलती। और एक डर भी था, घर से लड़कर आए हैं, कैसी जगह होगी, अकेले हैं। मैं वहाँ पहुँची तो मुझे जब वहाँ पर बोला गया है अपना सामान अनलोड कर दो इस घर में, ये आपका रहेगा। उसके आस-पास सिर्फ़ मुझे ग्रीन दिख रहा था और कुछ नहीं था, ना लोग थे, ना कोई घर था। दैट वाज़ 960 एकर्स फार्म, टी फार्म था वो, उसके बीच में मेरे को एक घर दिया गया था और पास में यूनिवर्सिटी। मैं बहुत डर गई, मुझे लग रहा था मैं फँस गई हूँ बिल्कुल। एक तो घर से लड़कर आई हूँ और ऊपर से ऐसी जगह है। फिर मुझे पास में एक पॉलिटिशियन का घर था, वहाँ लेके गए और बहुत अच्छे थे वो लोग। उन्होंने बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, और वापस मैं फिर अपने घर चली गई। वहाँ केयर टेकर, स्वीपर सब थे और शाम होते ही अपनी जॉब करके अपने घर चले जाते थे। मुझे अकेले रहना पड़ता था, मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया था। जनरली मुझे अंधेरे से और इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, मेरी एक टॉमबॉय पर्सनैलिटी, मुझे शुरू से नहीं लगा। बट वहाँ इस चीज़ का डर था, सिर्फ आस-पास जंगल है, कुछ कुछ है ही नहीं उसके अलावा देखने के लिए। ना उस टाइम मैंने खाना खाया, ना पानी पिया, कुछ नहीं, पूरी रात बैठी रही, क्या होगा, क्या होगा? मैं अपने घरवालों से बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया की कुछ जगह में क्या होता है कि जो सिम प्रोवाइडर्स होते हैं, वहाँ सिम चलती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर लगता है, तो मेरी सिम वर्किंग नहीं थी और वहाँ परमिट चाहिए होता है। तो मैंने मैनेजमेंट को मेल करा, अगले दिन मेरे को सिम मिल गई। मैंने घरवालों को बोला, मुझे डाँट भी पड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने उनको सिचुएशन समझाई, फिर सब नॉर्मलाइज़ हो गया। मैंने काफ़ी दिन वहाँ काम करा, बहुत सर्वाइवल मुश्किल था वहाँ पर, फिर भी क्विट करना नहीं था। ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं थी, ना समझी थी, करना था ही नहीं किसी भी हाल में। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मैं वहाँ जब पढ़ाती थी, हमारा प्रोजेक्ट इसके बारे में था कि हमें जापान की सारी एक्सपीरियंस उनके साथ बताना है, उनको जापानीज़ लैंग्वेज सिखानी है। वो इंजीनियर्स थे 25 टू 30 इयर्स के और मैं सिर्फ 19 से 20 साल की थी उस टाइम पे। और उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था कि उनको कभी अच्छी अपब्रिंगिंग भी मिली हो। उन्होंने अच्छी डिग्री थी उनके पास, सब कुछ था। जापान का एक इंडो जापान के प्रोग्राम में एनरोल करा और जापान जाना था, 6 महीने की ट्रेनिंग लेके उनको। तो मुझे वो ट्रेनिंग देनी थी, मैं उनकी ट्रेनर थी, मैं उनकी लेक्चरार थी। मैंने उनको पढ़ाया, वो क्लास आवर्स में स्मोक करते थे। मैंने उनको एटिकेट सिखाने शुरू करे, वो उससे ऑफेंड हो जाते थे, मुझे धमकियाँ मिलने लगी। मैंने अपने मैनेजमेंट को बताया इस चीज़ के बारे में, कोई किसी ने स्टैंड नहीं लिया और कोई इस पे बात ही नहीं हुई कभी भी। ठीक है, मैंने भी अपने आप को पूरा सेफ़ रखा, अपनी सेफ्टी के साथ रहती थी। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मेरी केयर टेकर ने जॉब छोड़ दी और जब उसने जॉब छोड़ दी तो खाना कौन बनाएगा? मैं तो इतना थक जाती थी, खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था और ना हिम्मत होती थी जाने के बाद। मैंने क्या किया, अब खाना बनाने का टाइम नहीं है, ना ही हिम्मत है, पेट तो भरना ही था। मैंने एक पेप्सी की पेट बॉटल में 2 लीटर की पानी भर के रखा। मैं उसी पानी को पी के मैंने बहुत दिन निकाले। मैं जब मेरे को भूख लगती थी, मैं पानी पी लेती थी। रात को 9 से 10 बजे सो जाती, तब तक मैं सिर्फ़ पानी पीती रहती थी। मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया, मेरे डार्क सर्कल्स आ गए। थोड़े दिनों बाद मैं एक बुक भी उठाती थी, मुझे हेवी फ़ील होता था, बहुत फ्रेजाइल फ़ील होता था। एक दिन वहाँ पर अर्थक्वेक आया और वहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए थे, तो घर बहुत तेज़ हिलने लगा। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, अचानक से फ़ोन में लाइट जली और फ़ोन बंद हो गया और घर हिल रहा बहुत तेज़ और लाइट भी चली गई, पावर कट हो गया। मैं बहुत डर गई थी, बाहर नहीं जा सकती थी, सेफ़ नहीं था बाहर जाना, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में सबको पता था बाहर से एक टीचर आई हैं, वो यहाँ रहती हैं और अकेली रहती हैं। मैं अपना शाम होने के बाद घर का दरवाज़ा तक भी नहीं खोलती थी और विंडोज़ तक भी नहीं खोलती थी, बिल्कुल पैक हो जाती थी फॉर सेफ्टी रीज़न्स। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मैंने बैठी रही, मैंने सुबह होने का इंतज़ार करा। सुबह हुई, मैं यूनिवर्सिटी गई, मैं जो पॉलिटिशियन थे उनके घर पर गई। उनकी वाइफ़ बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिंग थी। उन्हें बोला मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, क्या आप इसे ठीक करवा देंगे?
उन्होंने बोला ये तो यहाँ ठीक नहीं हो सकता है, हमें ईटानगर जाना पड़ेगा, यहाँ ऐसे कोई भी सर्विसेज नहीं है। ठीक है, उन्होंने फॉर अ टाइमिंग मुझे कीपैड वाला फ़ोन दे दिया, मैं उसे लेके घर आ गई। मैंने उसमें सिम डाली तो वो 4G सपोर्ट नहीं कर रहा था। उस दिन भी मेरी अपने घर वालों से बात नहीं हो पाई, वो फिर वही चलता रहा, उनकी कॉल्स आना, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने अपनी विंडो से अपने होम गार्ड को बोला कि मुझे फ़ोन मिल सकता है, मुझे बस एक बार अपने घर वालों से बात करनी है। उसने बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। अगले दिन मैंने उनको जाके बोला, उन्होंने मुझे फिर फ़ोन दिया, मैंने अपने घर वालों से बात करी, उनको सब कुछ बताया। सिचुएशन के बारे में अभी भी उनको कुछ नहीं पता था। नॉर्मल बोला कि फ़ोन ख़राब हो गया था, सब वैसा ही चलता रहा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वीकेंड था, मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही थी। मैंने अपने लिए राइस बनाए थे और मैंने डिनर के लिए बनाए थे। 9 बजे के आसपास मैंने डिनर किया और फिर मेरे को क्या हुआ मुझे ही नहीं पता। मेरे को बहुत दिनों बाद शायद खाने की वजह से मुझे शायद फूड पॉइज़निंग हो गई, क्या हो गई नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी और मेरे को बहुत फ्रेजाइल फ़ील हो रहा था और वॉमिटिंग बार-बार होने की वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गई। रात के 3 बजे जाके मुझे होश आया और मैंने देखा मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा फेस गंदा है, मैंने पानी पिया। सुबह होने का इंतज़ार किया, जैसे ही सुबह हुई बैठ के चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं नेटवर्क एरिया में गई, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते थे, मुझे थोड़ा चल के जाना पड़ता था नेटवर्क एरिया में और मैंने कॉल करी उनको कि जो पॉलिटिशियन थे उनको कॉल करी कि मेरे को ऐसे हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को बीमार हो गई हूँ मैं। उन्होंने अपने केयर टेकर को भेजा गाड़ी लेके, उन्होंने मुझे उठा के वो हॉस्पिटल लेके गए। मैं जब हॉस्पिटल गई, उन्होंने स्लिप वगैरह बनाई, डॉक्टर ने बोला इनको इंजेक्ट करना पड़ेगा और इनको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मेरे को जैसे ही वो वार्ड में लेकर गए, मैंने वार्ड में देखा सारे बेड्स पे ब्लू कलर का ट्रैपोलिन चढ़ा हुआ है। उन्होंने जैसे तिरपाल कहते हैं वो चढ़ा रखा, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा यहाँ हॉस्पिटल में तो कोई आता ही नहीं है, मेरा क्या इलाज होगा? मैं घर से इतना ज़्यादा दूर, घर पे कुछ भी नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने शाम तक ही हुआ, उन्होंने ड्रिप लगाई, मेरे को पॉलिटिशियन के घर पे शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद मेरी टिकट्स हुई, मैं यहाँ पर आ गई दिल्ली में। वहाँ सर्वाइवल इतना ज़्यादा मुश्किल था, कितनी बारी तो मेरे साथ ये होता था कि वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही लाइट जलाते थे, फ्लाइज़ भर जाती थी। ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हम तो टाउन से गए थे, दिल्ली से गए थे। वी हैव हार्डली सीन द मस्किटोज़ एंड फ्लाइज़। वहाँ पर पूरे कमरे में फ्लाइज़ भर गई, मैंने बहुत कोशिश करी उनको निकालने की, वो नहीं निकली। और जैसे ही लाइट बंद करके सोने लगती थी, वो मेरे ऊपर आती थी। तो मैंने पूरी रात लाइट जला के बेड के बीच में अपने आप को बेडशीट से कवर करके बैठी रही कि वो फ्लाइज़ मेरे ऊपर ना आए। पूरी रात ऐसे भी निकाली है। बहुत हार्ड था सर्वाइवल, बट बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ लेसन सीखने को मिले, बहुत चीज़ों की वैल्यू पता चली। हम जनरली क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, हम वैल्यू नहीं करते हैं, हमें इतना मिलता है। बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज़ पता चली, घर की वैल्यू पता चली, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ से आई थी, 1 महीने तक रेस्ट लिया, ट्रीटमेंट ली, रिकवर हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करना शुरू करा। 1 महीने बाद मुझे एक आईटी कंपनी से ऑफ़र आया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, सब कुछ अच्छा रहा। जब सैलरी डिस्कशन की बात आई, तो जितनी मुझे सैलरी चाहिए थी, वो उतनी ऑफ़र नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इतनी मिलेगी, मैंने मना कर दिया और वो नहीं माने। बहुत देर डिस्कशन के बाद मैं घर आ रही थी। घर पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट थे, आई वाज़ अबाउट टू रीच होम। इतनी देर में उनकी कॉल आती है कि वी हैव डिस्कस्ड द सेम विद आवर मैनेजमेंट, तो वी आर रेडी टू हायर यू ऑन योर डिज़ायर्ड पैकेज। मेरी जॉब लग गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लोग बहुत अच्छे थे। मेरे मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जब कंपनी के और मेंबर से, सुपरवाइज़र से। तो मेरे बारे में जब उन्होंने बोला, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि हम जब इंटरव्यू लेते हैं ना, बहुत तरीके के लोग आते हैं, उनकी बहुत सारी अलग-अलग स्टोरीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। जब हम सैलरी डिस्कस करते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, वी आर रेडी टू हायर ऑन योर ऑफर्ड पैकेज, या कोई बोलता है हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, हायर हो जाते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये पहला कैंडिडेट ऐसा देखा है जो हमारे साथ आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन में भी ज़िद पे अड़ा हुआ था कि मुझे हायर होना है तो सिर्फ इस पैकेज पे होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। इसको अपनी स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे, अपनी हर चीज़ की वर्थ पता थी, इसलिए वो अड़ी रही। हमने हायर किया उसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुन के। मैंने काफ़ी साल वहाँ काम भी किया, लोग भी बहुत अच्छे थे
और मेरे को ये था कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, मेरे पास अभी भी वीकेंड था, मेरे वीकेंड में फिक्स्ड ऑफ रहते थे सैटरडे संडे। मैंने सोचा कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं अपने लिए। तो मैंने फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करना शुरू करा कि टीचिंग करना शुरू करती हूँ। मैं संडे के लिए एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हायर भी हो गई। मैं संडे वहाँ पढ़ाने जाती थी। उन्होंने मेरे लिए मेरी सैलरी का पूछा कि क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, तो मैंने कहा मेरे 1 आवर के 1300 चार्ज रहेगा। एक टाइम था मैं 1 महीने के 1300 लेती थी, इस टाइम पे मुझे ऑफ़र कर रहे थे 1300 1 घंटे के। बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। मैंने दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है फॉरेन लैंग्वेज के। टीचिंग में अच्छा प्रेज़ भी करते हैं, सब अच्छे से जानते भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना इंस्टीट्यूट खोला जाए, अपने लिए इंडिविजुअली पढ़ाना शुरू करती हूँ। जैसे सब बच्चों का एक बेसिक सा प्लान रहता है अपनी लाइफ को लेके, मेरा भी था। मैंने सोचा था इंडिया से पढ़ के जापान जाऊँगी, जापान से एक्सपीरियंस गेन करके आके अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। जापान तो मैं जा नहीं पाई, इंस्टीट्यूट का मेरे पास अभी था, टाइम था, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। इतनी कैपिटल नहीं थी कि इंस्टीट्यूट खोल सकूँ, मैंने सोचा ऑनलाइन शुरू करते हैं, लोग जानेंगे तो सही। तो मैंने फ़ेसबुक पे अकाउंट बनाया, वेबसाइट बनाई, मैंने इंक्वायरीज़ डालनी शुरू करी फ़ेसबुक पे। और मेरा एक प्लान था कि 1 साल के अंदर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँगी इंडिविजुअली। और मैंने इंक्वायरी जैसे ही डाली 2 दिन के अंदर मेरे पास 97 इंक्वायरीज़ आई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अचीवमेंट थी एक। मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा। अभी पैंडेमिक में मैंने 102 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। मेरे लिए ये है कि एजुकेशन पे सबका हक है, सबको मिलनी चाहिए। किसी के लिए बैरियर ना हो कि हम पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं। मेरे को इतनी एजुकेशन जनरेट करनी है, इतना पढ़ाना है, जो वो अफोर्ड कर सकता है वो भी, और जो नहीं कर सकता वो भी पढ़े। उस टाइम पे स्टार्टअप था, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी नहीं। मैंने घर पे एक बोर्ड लेकर आई थी। बोर्ड भी वो मैं कैसे लेकर आई, मेरे फ्रेंड का एक इंस्टीट्यूट बंद हो रहा था, मैंने उसे बोला सस्ते रेट पे मुझे दे दे। और कैमरा नहीं था, ना ही माइक था। मैंने अपने लैपटॉप के फ्रंट कैमरे को यूज़ करा, लैपटॉप को एक चेयर पे रख के पढ़ाना शुरू करा। बहुत बच्चों ने प्रेज़ भी करा। मैं फ्रंट फेस में कभी कहीं नहीं आई, कोई नहीं जानता आज भी कि वो इंस्टीट्यूट मेरा है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी के साथ असाइंड हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। एक्चुअली हमारी जापानीज़ इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कोई ना कोई टकरा ही जाता है। मैं नहीं चाहती किसी के लिए ये दिमाग में आए कि मैं उसकी राइवल बन रही हूँ, मैं उसको डिच कर रही हूँ। मैंने वहाँ पढ़ा के आज अपना पढ़ाना शुरू कर दिया है। बिज़नेस हो या रियल लाइफ, मेरे को डिच किसी को कभी नहीं करना है। एक टाइम था उन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट दी, आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मुझे उनके लिए राइवल नहीं बनना, एक बैरियर नहीं बनना कि मैं उनका बिज़नेस खा रही हूँ। मैंने न्यू जितनी भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस थी, सारी न्यू थी। मैंने नए बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था जापानीज़ को लेकर। अभी भी मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ असाइंड हूँ। तो बिज़नेस के लिए यही है, मनी मेकिंग के साथ बिज़नेस मत चलाओ, काइंडनेस के साथ चलाओ, हेल्प के साथ चलाओ, बेसिकली ह्यूमैनिटी के साथ चलाओ। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू करा। हमारे जापानीज़ में सेंसेई टीचर को कहा जाता है। इससे पहले मेरे को इस नाम से जाना जाता था, सलोनी सेंसेई इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। मेरी इंडिविजुअल सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप था कि अब जाना जाता है सलोनी सेंसेई का ये इंस्टीट्यूट है और ये यहाँ पढ़ाती हैं। सक्सेस को मेजर पैसों से मत करो कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है या कितना बड़ा घर है। सक्सेस को इससे मेजर करो कि मुझे जो चाहिए था क्या वो मेरे पास है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं पीसफुल हूँ, क्या मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, मेरे घर वाले सेटिस्फाइड हैं। पेरेंट्स क्या सोचते हैं उसी में तुम्हारी सक्सेस है। बाहर वाले तो क्या सोचेंगे वो तो मैटर भी नहीं करता। अगर तुम पेरेंट्स की नज़रों में, अपनी नज़रों में सक्सेसफुल हो तो तुम सक्सेसफुल हो। अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। कंपैरिजन किस बात का, मेरे पास अपॉर्चुनिटी अलग है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी हर चीज़ अलग है, सोचने का तरीका अलग है मेरा। कंपैरिजन किसका होता है, सेम चीज़ों का होता है। वेजिटेबल्स का फ्रूट्स के साथ नहीं होता ना, फ्रूट्स का फ्रूट्स के साथ होता है। तो अपना कंपैरिजन अपने आप से करो, तुम्हें अपनी सक्सेस दिखेगी। कल क्या थी, आज क्या हूँ, और कल क्या होंगी। 2 साल पहले क्या थी और आज कहाँ पर हूँ। सक्सेस तुम्हें खुद दिखने लगेगी। अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, सबसे पहले पेशेंस रहना सीखो। मेहनत कर रहे हो तो चीज़ ज़रूर मिलेगी, बट सब्र करो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइमिंग पे बिलीव करो, चीज़ों पे बिलीव करना सीखो, अपने ऊपर, लोगों की बातों पे मत बिलीव करो। मुकाबला किसी से नहीं करना चाहिए अपना, जैसे सूरज का चांद से नहीं है। दोनों ही चमकते हैं, अपने वक्त पे चमकते हैं। मैं भी चमकी,
मेरा नाम सलोनी शर्मा है, मैं 22 साल की हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन ग्लोबसिन, क्वालिटी असिस्टिव एज अ इन इनोडेटा and also a managing person of Shiom Group. I'm a polyglot. I can speak different languages. Domo arigato gozaimasu. Danke. Spasiba. Thank you. धन्यवाद.